वहां पर कौन है इस टाइम उर्दू डेस्क से? कौन है उर्दू डेस्क से, कौन है इस टाइम? मेरी भी सुन लो। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमित शाह आज भोपाल में रियासती सतह कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में होंगे शरीक। कोऑपरेटिव के शोबे में मध्य प्रदेश की हुसूलियाबियों और इख्तरात को किया जाएगा पेश। मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में बीएसएफ के जनूबी बंगाल फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल ने तशद्दुद मुतासर इलाके का किया दौरा। इलाके में बीएसएफ की 5 टीमें तैनात। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट आज से 18 अप्रैल तक। भारत और तंजानिया होने शरीक मेजबान। कसीर जहती मश्क से समुद्री ताउन को मिलेगा फरोग। जलियांवाला बाग कत्लेआम की 106वीं बरसी आज। 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में पुरअमन तरीके से जमा हुए हजारों निहत्थे भारतीय शहरियों पर बरतानवी फौज ने बेरहमी से बरसाई थी गोलियां। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चिप्स जैसे दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को रेसिप्रोकल टैरिफ से दी छूट। आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। दाखिला और कॉरपोरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो भोपाल के रविंद्र भवन में मुनक्किद होने वाली रियासती सतह की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में दूध और डेयरी मसनूआत से मुताल्लिक मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत डेयरी सनत को फरोग देने के लिए एक अहम मुआहदे पर दस्तखत करेगी। हाल ही में इस बाहमी ताउन के मुआहदे का ऐलान करते हुए वजीर आला मोहन यादव ने कहा था कि यह कदम दूध पैदा करने वालों की आमदनी बढ़ाने और रियासत में दूध की पैदावार बढ़ाने में अहम साबित होगा। ये मुआहदा 5 साल तक मौसर रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर इसकी मुद्दत में तौसी की जा सकती है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में दूध जमा करने के मराकज़ कायम किए जाएंगे और दूध यूनियनों की प्रोसेसिंग की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। हुकूमती मंसूबे के मुताबिक सफ़ेद इनकलाब मिशन के तहत इस प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जिसका मकसद दूध पैदा करने वालों को मुनाफा बख्श कीमतें फराहम करना और दूध की खरीदारी के मौसर अमल को मजबूत बनाना है। इस स्कीम के तहत दूध की कमेटियों की तादाद 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी, जिसमें तकरीबन 18000 गांव शामिल होंगे। इसके साथ यौमिया दूध जमा करने की मकदार 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम होने की उम्मीद है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की शराकत से दूध पैदा करने वाली तंजीमों को 1390 गांव से 2590 गांव तक बढ़ाया जाएगा और दूध की खरीदारी की मकदार 1.3 लाख किलोग्राम यौमिया से बढ़कर 3.7 लाख किलोग्राम यौमिया हो जाएगी। इसके साथ ही रियासत के डेयरी प्लांट की मौजूदा सलाहियत को 18 लाख लीटर यौमिया से बढ़ाकर 30 लाख लीटर यौमिया कर दिया जाएगा। अगले 5 सालों में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जिससे दूध पैदा करने वालों की सालाना आमदनी 1700 करोड़ रुपए से बढ़कर 3500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। दूध कोऑपरेटिव से वाबस्ता किसानों की शिकायत के इजाले के लिए खुसूसी शिकायत के इजाले का निज़ाम भी नाफिज किया जाएगा। इसके साथ साथ अमित शाह रियासती कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कामकाज का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश हुकूमत 2028 में उज्जैन में होने वाले समस्त कुंभ मेले की तैयारियों के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी देगी। उन्हें बताया जाएगा कि अगले कुंभ मेले में किस तरह के इख्तियारात की जाएंगी। जराये के मुताबिक अमित शाह बीजेपी के सीनियर लीडरों से गैर रस्मी बातचीत भी कर सकते हैं।
और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फ़िरका वाराना तशद्दुद के पेश नज़र मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने सनीचर को मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने रियासती इंतजामिया से कहा कि वो दूसरे हसास अजला पर भी कड़ी नज़र रखें और जल्द अज जल्द मामूल की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने का मशवरा दिया। मरकजी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती समेत रियासत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में मुकामी तौर पर दस्तियाब तकरीबन 300 BSF एहलकारों के अलावा रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। दरियासना मगरबी बंगाल के DGP ने कहा कि हालात अगरचे कशीदा हैं पर कंट्रोल में हैं और इस पर गहरी नजर रखी जा रही है। DGP ने यह भी कहा कि वो मुकामी तौर पर तैनात BSF से मदद ले रहे हैं। अब तक 150 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में होने वाले तशद्दुद पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां बंगाल असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने पूरे मामले की NIA से जांच कराने का मुतालबा किया है, वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की जानिब से दायर एक PIL की समाअत के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने तशद्दुद से मुतासरा मुर्शिदाबाद में मरकजी फोर्सेस को तैनात करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो वक्फ एक्ट की मुखालफत करती हैं और इसे रियासत में नाफिज नहीं होने देंगी। भारत और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान बहरी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पहली कसीरुलजहती मश्क अफ्रीका इंडिया की मैरी टाइम एंगेजमेंट AIKME आज से 18 अप्रैल 2025 तक मुनक़्क़द की जाएगी। भारत और तंजानिया इसकी मुश्तरका मेज़बानी करेंगे, जबकि कोमोरोस, जिबूती, केन्या और मेडागास्कर, मॉरिशस, मोज़म्बिक, सेल्श और जनूबी अफ्रीका हिस्सा लेंगे। ये पहल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इलाक़ाई सलामती और तरक्की के विजन के मुताबिक है। INS चेन्नई और INS केसरी 10 और 11 अप्रैल को दारुस्सलाम पहुंचे, जहां तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्सेस DPDF के साथ एक इफ्तिताही मीटिंग हुई। मश्क में टेबल टॉप और कमांड पोस्ट की सरगर्मियां, मुश्तरका बहरी मशक़ें, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीरीज VBSS मशक़ें और एंटी पायरेसी ऑपरेशन शामिल हैं। INS सुनैना भी मश्क में हिस्सा लेगी। तकरीब के दौरान योगा, खेल और अवामी दौरों जैसी सरगर्मियां भी इसमें शामिल हैं। मुल्क की आज़ादी की तारीख में 13 अप्रैल का दिन एक दर्दनाक कत्लेआम के साथ दर्ज है। ये 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जब लोग जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में शामिल होने के लिए जमा हुए। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेज किसी को भी बगैर किसी मुकदमे की गिरफ्तार कर सकते थे। इस दौरान जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बगैर किसी वार्निंग के गोली चलाने का हुक्म दिया। बाग में दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा था और वो भी बंद कर दिया गया, इसलिए लोग बच न सके और बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे। आज इस दर्दनाक कत्लेआम की 106वीं बरसी है। 13 अप्रैल 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो तारीख के औराक में खून से लिखा गया हो। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के अंदर जमा हुए थे। कोई बैसाखी का त्यौहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रोल्ट एक्ट के खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहा था। उस कानून ने अंग्रेजों को यह हक दे दिया था कि वो किसी भी भारतीय शहरी को बगैर मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो बाग जहां आज़ादी की उम्मीद लेकर वो जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रोजिनाल्ड डायर अपने तकरीबन 40 फौजियों के साथ बाग में दाखिल होता है। बगैर किसी इंतबाह के, बगैर किसी अल्टीमेटम के उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के फौजियों ने 1650 गोलियां चलाईं। बाग चारों तरफ से बंद था। सिर्फ एक दरवाजा था जिसे जनरल डायर ने पहले ही बंद कर दिया था। लोग इधर उधर भागे,
कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के दरमियान में बने कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हुई सैकड़ों चीखें। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक उस कत्लेआम में 251 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय लीडरों और आज़ाद सहाफ़ियों के मुताबिक ये तादाद 500 से कहीं ज़्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद पार्लियामेंट में माना उसने खौफ पैदा करने के लिए ये कदम उठाया ताकि भारतीय शहरी फिर कभी एहतजाज न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब बरतानिया में उसे एजाज से नवाजा गया। अवाम ने चंदा जमा किया और उसे हीरो की तरह पेश किया गया। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करने में भी काफ़ी वक्त लगा दिया। और जब लोगों ने इंसाफ का मुतालबा किया तो जवाब मिला, ये कदम बगावत रोकने के लिए ज़रूरी था। लेकिन इस सानह ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, बल्कि ये इंकलाब की आहट भी दे गया। इस कत्लेआम की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस वाक़े के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, अब ताउन का कोई रास्ता नहीं, मुल्क को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से अदम ताउन की तहरीक शुरू हुई और उस वक्त के सबसे बड़े अदीब राबेंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर का खिताब दिया गया था, उन्होंने वो खिताब लौटा दिया। उनका कहना था, जब मेरे मुल्क के शहरियों के कत्ल को जायज़ करार दिया जा रहा है, तब किसी भी एजाज़ की कोई कीमत नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर दर्ज गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ हिलाकर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक कत्लेआम नहीं था, ये भारत के वकार पर सीधा सीधा हमला था। लेकिन इस हमले ने पूरे मुल्क को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत ज़रूरी है जो आज भी चीख चीख कर कहती हैं, हम न भूले हैं और न भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स भुवनेश्वर का दौरा किया। उन्होंने सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया और मल्टी यूटिलिटी गैस्ट्रोनॉमी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। ये जदीद तरीन लेबोरेटरी तहकीक और इख्तरा को फ़रोग देगी। नए ब्लॉक से इदारे की सहूलियात में इजाफा होगा। वजीर सेहत ने एम्स भुवनेश्वर की नई वेबसाइट भी लॉन्च की। EHS क्लिनिक और अमृत फार्मेसी का भी इफ्तिताह किया। JP नड्डा ने यह भी बताया कि मुस्तकबिल करीब में एम्स भुवनेश्वर में एक स्किन बैंक कायम किया जाएगा। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी छत्तीसगढ़ के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला कोरबा में वाक़ भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयले की कान का मुआयना किया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ में लिथियम और कोयले की कानों जैसी अहम मादनियात की कानकनी के इम्कानात और छत्तीसगढ़ की जोग्राफियाई सियासत में अहम मादनियात के किरदार के बारे में बात की। दुनिया में जो बदलती हुई राजनीतिक स्थिति देखते हुए, जियो पॉलिटिक्स देखते हुए, क्रिटिकल मिनरल सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। अगर क्रिटिकल मिनरल आपके पास नहीं है, आपका सेलफोन प्रोडक्शन में भी बाधा हो सकता है। सेलफोन प्रोडक्शन से लेके आप स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर जगह क्रिटिकल मिनरल चाहिए। सोलर पैनल से लेके EV व्हीकल्स तक सभी जगह क्रिटिकल मिनरल्स का ज़रूरत पड़ती है। और देश में सबसे बड़ा माइन ब्लॉक गेवरा है, उसके बाद कुसमुंदा है। उस 2 ब्लॉक्स के देश के लिए बहुत बड़ा कोल का कंट्रीब्यूशन करते हैं 2 माइंस। क्षेत्र में कोयले विस्तार को लेकर कोई लगाया जाएगा और दूसरा एक छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मामला होता है कोल स्कैम का, जिसमें कई अधिकारी आज भी जेल में हैं। जो भी गलत करते हैं एज पर लॉ एक्शन होते रहता है। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार है, भ्रष्टाचार के विषय पर हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। ये थे केंद्रीय कोयला मंत्री किशन जी रेड्डी, जो DD न्यूज़ से बात कर रहे थे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
हैदराबाद में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल्स एंड नॉलेज में वेव्स एनिमे एंड मंगा मुकाबला WAM का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 100 शुरा और तंजीमों ने शिरकत की। इस मुकाबले का इनेकाद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन TVAGA ने किया था। ये तकरीब आइंदा माह मुंबई में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के एक हिस्से के तौर पर मुल्क भर के 11 शहरों में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों का हिस्सा है। ये मुकाबला भारत में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है, जिसका मकसद उभरते हुए शोबों जैसे एनिमे, मांगा और वेबटून्स और साथ में कॉस्प्ले में नौजवान टैलेंट को पहचानना और उनकी हौसला अफजाई करना है। MEAI के सेक्रेटरी अंकुर भसीन ने कहा कि मुकाबला मुल्क के नए तख्लीक़कारों का तारुफ कराएगा। MEAI के सदर सुशील कुमार भसी ने कहा कि फातिहीन को वेव्स समिट में भेजा जाएगा। जो एक कंपटीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोने में जाकर नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार का एक मिशन है, क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर वर्ल्ड, और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। वैम में यहाँ हैदराबाद में 150 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और करीब 85 के ऊपर यहाँ पर लोग आए। 3 कैटेगरी जो मंगा, एनिमे और वेबटून्स कैटेगरी में स्टूडेंट और प्रोफेशनल लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इनमें से यहाँ फाइनलिस्ट हैं, ये फिर मुंबई जाएंगे, जहाँ मई में 1 से 4 मई तक वहाँ एक बहुत बड़ी समिट ऑर्गेनाइज की है भारत सरकार ने, जिसका नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। भारतीय फ़िज़ाइया ने हाल ही में यूनान में कसीर मुल्की फ़िज़ाई मश्क में हिस्सा लिया। यूनान की हालेनिक एयरफोर्स के ज़ेर एहतमाम 31 मार्च से 11 अप्रैल तक 12 रोज़ा मश्क इसके तारीख़ी इलाके में अंदर और एयर बेस पर हुई। इसमें भारत समेत 15 ममालिक की फ़िज़ाइया ने हिस्सा लिया। इस मश्क में भारतीय फ़िज़ाइया के सुखोई 30 MKI लड़ाका तैयारों, 78 IL और 17 C तैयारों की ताकत देखी गई। आइए आगे बढ़ते हैं। केरल के कोल्लम में वाक़ है शानदार जटायु नेचर पार्क। ये एक इको पार्क है जो दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में 50 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। ये केरल का पहला सियाहती प्रोजेक्ट है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाया गया है। यहाँ बनाया गया जटायु का मुजस्समा दुनिया का सबसे बड़ा परिंदों का मुजस्समा है। माना जाता है कि रामायण में जटायु रावण की जंग यहाँ हुई थी। जब रावण ने सीता को अगवा करने की कोशिश की तो उसने जटायु के परों को काट दिया और माना जाता है कि जटायु के पर इस पहाड़ी पर गिरे थे। Giant bird was fight against Ravan, and Ravana was chopped off one of Jadayu's wings. And after the fight, Jadayu was fallen on this particular rock. That is what we believe. Sita was abducted by Ravan, and then after the fight, Rama came here, this rock, and met Jadayu and gave salvation. This is the basic story of
this holy rock. और आइए नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। बिल पर सदर जमहूरिया को 3 माह के अंदर फैसला लेना होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ये वजाहत है और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अपनी नौयत के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के सदर के लिए भी मुद्दत एक हद मुकर्रर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर की जानिब से भेजे गए बिल पर सदर जमहूरिया को 3 माह के अंदर फैसला लेना होगा और ये हुक्म 11 अप्रैल को आम किया गया। जुमे की रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 201 का हवाला दिया है और उनके फैसले का अदालती जायज़ा लिया जाएगा, जिसे सदर जमहूरिया फैसला देंगी और उसके बाद ही बिल की आइनी हैसियत का फैसला अदलिया करेगा। तो नाजरीन आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने इसी अखबार से लिए यानी राष्ट्रीय सहारा से और आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुल्क और दुनिया के लिए बाइस तहरीक। मरकज़ी वज़ीर दाखिला का छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं बरसी के मौके पर रायगढ़ में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को रोज़ ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के लिए बाइस तहरीक हैं और उन्होंने ये बात, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 345वीं बरसी के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस पर उन्होंने ये बात कही और अपने एक बयान दिया और इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने ये भी कहा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो समाज के लिए एक मशले रहा हैं। और आइए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। AI से पैदा हुई चिड़िया, ऐसा करने वाला हिंदुस्तान बना पहला मुल्क। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान के जो राज्य पक्षी है गोडावण यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहा जाता है, उसके वजूद पर बहरान के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में रियासती हुकूमतों की कोशिश से जैसलमेर के एक ख़ास इदारे ने ये बात बताई है कि जहाँ साइंसदानों की निगरानी में मसनूई हमल के ज़रिए बच्चे पैदा किए गए, इसके बाद हिंदुस्तान मसनूई हमल के ज़रिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे पैदा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। यानी ये एक अच्छी खबर हो गई टेक्निकली अगर देखा जाए, यानी भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और नई तरक्की को छू रहा है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। ये यकीनी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कोई भी शख्स भूखा ना सोए। जी हाँ, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनकी सरकार यानी जो दिल्ली सरकार है कच्ची आबादियों के आसपास 100 अटल कैंटीन खोलेगी। और आपको बता दें कि ये जानकारी शालीमार बाग में वाक़ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। दिल्ली उर्दू अकादमी ने दिल्ली की बुझती शमों को रोशन करने की कोशिश की है। प्रोफेसर खालिद महमूद का ये बयान है और आपको बता दें कि इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर खालिद महमूद ने दिल्ली उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार की सदारत करने के दौरान ये बात कही। और अब चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। अमरीकी टैरिफ जंग और चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं है, ये एक हेडलाइन है। और टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ आयद किया है। चीनी सदर का नाजरीन ये बयान है। तो ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरें भी देख लेते हैं। अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ारत की सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार इस वक्त हज 2025 की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर हैं। डॉक्टर कुमार ने वहाँ हिंदुस्तानी आज़मीन के आसान सफ़र हज के लिए साफ़ सुथरी रिहाइश की सहूलियत पर इत्मीनान का इज़हार किया। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ये मालूमात शेयर की। वज़ारत ने लिखा 2025 के आसान हज सफ़र के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के हवाले से बड़ा फैसला किया है। एक बार फिर ट्रंप ने टैरिफ पर यू टर्न लिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिन रोकने के फैसले के बाद ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स वगैरह को बाहमी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया है। इस फैसले से अमेरिकी सार्फिन पर लागत का दबाव कम हो जाएगा क्योंकि इन अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जैसी बड़ी जो ये कंपनियां हैं इस फैसले से फ़ायदा उठा सकती हैं। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बाज़ अशिया को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया गया है। इसके मुताबिक ट्रंप ने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक अशिया को टैरिफ से मुस्तस्ना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक अशिया को ट्रंप की तरफ से चीन पर आयद 125% टैरिफ और दीगर ममालिक पर आयद 10% टैरिफ से इस्तिस्ना हासिल होगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।